तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए कोई वस्तु है, वो दूसरे वस्तु पर क्या करती है? बल लगाती है। तो दूसरी वस्तु भी क्या करती है? उसी मान से प्रथम वस्तु का क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है ना? तो यही हमारा क्या था? न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। इसमें जो है एक चीज देखा गया कि जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि F बराबर जो है F अगर कर दिया जाए, ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पे पहली वस्तु का नाम A है और दूसरी वस्तु का नाम क्या है? B है। तो FA और ये हो जाएगा FB। तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे हैं? निरस्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है ना? बस नहीं कोई दिक्कत? अब अगला हेडिंग डालिएगा। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है ना? बात समझे? यस सर। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यस सर। और संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज को कंजर्व करके रखना, सुरक्षित रखना। ठीक है? तो संरक्षण का मतलब क्या हो गया? सुरक्षित रखना। बात समझे? और रेखीय संवेग हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि P = m × v। P का मतलब रेखीय संवेग हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? और m का मतलब द्रव्यमान। मास या द्रव्यमान, और v का मतलब वस्तु का वेग। तो रेखीय संवेग का मतलब हमारा क्या था कि कोई गतिशील वस्तु है, उसका जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का वजन। ठीक है? लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, भार और द्रव्यमान में जमीन आसमान का अंतर है। यस सर, वास्तविक। ठीक ना? अपने समझने के लिए जो है, द्रव्यमान जो होता है किसी भी वस्तु का वास्तविक वजन होता है, और जो भार होता है ये फर्जी वजन होता है। मतलब ये वास्तविक वजन नहीं होता। द्रव्यमान जो है आप चाहे चंद्रमा पे लेके जाएंगे, चाहे जिस ग्रह पे लेके चले जाएंगे आप, वहां पे उसका वजन हमेशा वही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन जो भार होता है वो पृथ्वी पे कुछ और बताएगा, चंद्रमा पे कुछ और बताएगा, मंगल पे कुछ और बताएगा, बुध पे कुछ और बताएगा। तो हम कह सकते हैं भार परिवर्तनशील होता है, द्रव्यमान परिवर्तनशील नहीं होता। ये हमेशा क्या होता है? अस्थायी होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे ये फालतू था, ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे बस जानकारी होनी चाहिए। बात समझे? इतना कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत या रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो जब हमारा जो रेखीय संवेग है वो सुरक्षित रहे, मतलब उसमें कोई चेंजिंग ना आए। सुरक्षित रहने का मतलब इसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है ना? कोई परिवर्तन इसमें ना हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बात समझे? तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े थे कि कोई वस्तु जो है मान लीजिए गति कर रही है, ठीक, अब उसमें जो है आप उसको जो है, जैसे मान लीजिए फुटबॉल आपकी तरफ आ रहा है, आपने क्या किया? अपने पैर से मारा या दूसरे पैर से मारा? अपने पैर से। दूसरे पैर से नहीं पॉसिबल है। ठीक ना? अपने पैर से मार दिए तो क्या हो जाएगा? उसके में उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। तो बल लगेगा तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। ठीक है? तो जब किसी वस्तु के रेखीय संवेग में कोई बाह्य बल ना लगाया जाए
तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। हाँ। जब बल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं ना, आप सोचें कि मतलब कोई भी मान लीजिए आपकी तरफ बॉल आ रही है, जिस तरफ वो जा रही है उस तरफ आप जो मान लीजिए किसी बैट से या किसी डंडे से मार देंगे तो वो तेजी से जाएगी, लेकिन वो स्पीड तो उसकी तेज हो जाएगी, बात सही है, लेकिन आपके मारने के साथ ही उसकी दिशा में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। तो मतलब कह सकते हैं अगर बल लगेगा तो रेखीय संवेग क्या हो जाएगा, उसका तुरंत परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर बल बराबर 0 कर दिया जाए या ना लगाया जाए तो ऐसे केस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे जो है इतना समझ में आ गया क्या हुआ? अच्छा इसको लिखेंगे, लिख लो भैया, लिख लो। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि मान लीजिए कोई वस्तु जो है गतिमान है और जिसका रेखीय संवेग जो है और उस पर अगर बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसे उसमें जो है वहां पे कौन सा नियम लागू होता है, रेखीय संवेग संरक्षण। लिखिएगा, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तो ऐसी स्थिति में वस्तु के रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया परिभाषा। अब हम लोग इस पे थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे। देखिए मान लेते हैं हम कोई दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है ए, दूसरा वस्तु है बी। बात सुन आई? यस सर। और पहले वस्तु का द्रव्यमान m1 है, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2। और इसका जो प्रारंभिक वेग होगा u, वो क्या होगा, u होगा। और इसका भी प्रारंभिक वेग क्या होगा, u होगा। ठीक है ना, तो पहले वस्तु का है तो u1 कर देंगे, दूसरे वस्तु का है तो u। बात समझे, कोई दिक्कत? फिर जो है इसका अंतिम वेग भी होगा कोई, तो इसका अंतिम वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, v से। इसका भी अंतिम वेग होगा इसको हम किससे डिनोट करेंगे, v से। पहले वस्तु का है तो v1 कर देंगे, दूसरे वस्तु का है तो v2 कर देंगे। बात समझे? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों वस्तुएं जो ना चलती हैं अपने स्थान से। अरे यार जब शुरुआती वेग u है और अंतिम वेग v है तो v कब आया, चलने के बाद आया, चलने के पहले आ गया। जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हैं, कैसे आ रही है, एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक दूसरे से लड़ने के लिए आ रही है ना। जैसे गांव में बालू भाई प्रतियोगिता नहीं होता है महिलाओं के बीच, ठीक, तो वो अपने घर से निकल के आएगी
वो अपने घर से निकल गया है। उसके बाद जबरदस्त कंपटीशन होता है, जैसे लगता है WWE का लड़ाई चल रहा है। देखिए आगुल जी, हाँ देखे हैं। तुम्हारे गांव हुआ था? कन्या तो गरबा देखे। अच्छा ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि माना प्रथम वस्तु का द्रव्यमान क्या है? m1 और उसका प्रारंभिक वेग ये कितना है? u1 तथा द्वितीय वस्तु का द्रव्यमान वो कितना है? m2 है तथा इसका प्रारंभिक वेग u2। कुछ लोग दूसरे फीलिंग में जाना 2u u2 है ना, यूट्यूब पे ठीक है ना, u2 है और दोनों वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा, एक दूसरे के विपरीत। यहाँ पे कैसा जा रहे हैं? विपरीत जा रहे हैं ना, लड़ने के लिए जा रहे हैं ना। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है, अतः अब इनका वेग परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? क्रमशः v1 और v2 हो जाता है। बस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें जो है हमको एक चीज ध्यान देना है कि हम लोग क्या लिखेंगे? टकराने से पूर्व और टकराने के बाद, ठीक ना। तो टकराने से पूर्व क्या हो जाएगा? m1 u1 हाँ m1 और u1 टकराने से पूर्व कुल संवेग तो m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा हमारा समीकरण u2 है ना। और टकराने के बाद कुल संवेग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2। ऐसे में जो है, अब एक चीज बताइए, जब दोनों समान बल से एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो कोई परिणाम आता है? नहीं आता। ऐसे में हम कह सकते हैं टकराने से पूर्व कुल संवेग बराबर टकराने के बाद कुल संवेग के क्या होगा? बराबर होगा, नहीं होगा? कल पढ़े थे ना कि तृतीय नियम में क्या हो रहा था? जितना बल आप दीवार पे लगाएंगे उतना बल दीवार आपके ऊपर लगाएगा, ठीक है ना। और नहीं समझ में मेला वाला याद है ना एग्जाम्पल, इतना बढ़िया मारा था, हाँ ठीक है ना। तो टकराने से पूर्व
संवेग बराबर टकराने के बाद टकराने के बाद संवेग। ये क्या हो जाएगा? m1 U1 प्लस M2 U2 m2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 m2। यही जो है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। मतलब दोनों तरफ से जितना बल लगा, ठीक है ना, वो क्या होता है? आपस में बराबर होता है। और यहाँ पर इसकी परिभाषा में हम लोगों ने क्या लिखा कि कोई वस्तु जो है उसका जो रेखीय संवेग होता है, जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाएगा उसके रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस प्रकार जो इसका रेखीय संवेग होता है वो सुरक्षित या संरक्षित रह जाता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? इसको आप लोग उतार लीजिए। समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? उतार लीजिए।